पिछले कुछ दिनों से बड़ी चर्चा है कि जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको इंडेमिनिटी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचने की मंजूरी मिल सकती है। इस पर इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीए के द्वारा एक कमेटी भी बनाई गई और उस कमेटी के सदस्य और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल एमएन शर्मा से हम समझने की कोशिश करते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को अगर इंडेमिनिटी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचने की मंजूरी मिलती है तो कितना बड़ा बदलाव होगा। सर, ये अगर कितना बड़ा बदलाव होगा और क्या इसमें आईआरडीए के द्वारा किया गया है? आईआरडीए के द्वारा अभी तक तो कुछ किया नहीं गया एक्सेप्ट अपॉइंटिंग ए कमिटी टू एग्जामिन द डिमांड ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। अभी वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज इंडेमनिटी बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस भी करना चाहते हैं। एज इट इज़ उनको बेनिफिट बेस्ड इंश्योरेंसेस करने का मौका है उन लोगों को दिया गया। वो क्रिटिकल इंश्योरेंस हमने कहते हैं, वो क्रिटिकल इंश्योरेंस क्रिटिकल हेल्थ इंश्योरेंस करने का एज ए बेनिफिट बेस्ड इंश्योरेंस उन लोगों को ऑलरेडी है। एंड जो इंडेमनिटी बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस वो कर रहे थे वो 2016 या 17 में उनसे वो स्टॉप किया गया, इसीलिए कि इंडिया में दो तरह के सेपरेट इंश्योरेंस सिस्टम्स बनाए गए। इसको बोलते हैं कि कॉम्पोजिट इंश्योरेंस। वो कॉम्पोजिट इंश्योरेंस सिस्टम इंडिया से निकाल दिया गया। कॉम्पोजिट इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंसेस एंड जनरल इंश्योरेंसेस एक साथ करने का मौका कंपनियों को, दैट इज इंडेमनिटी बेस्ड इंश्योरेंसेस एंड बेनिफिट बेस्ड इंश्योरेंस एक साथ करने का वो चेंज कर दिया गया। वो कर रहे कि बेनिफिट बेस्ड इंश्योरेंसेस पूरे लाइफ इंश्योरेंसेस करेंगे और इंडेमनिटी बेस्ड इंश्योरेंसेस जनरल इंश्योरेंस कंपनीज करेंगे, वैसा बनाया गया सिस्टम। सर, तो अगर ये इसको मंजूरी दी जाती है आईआरडीए के द्वारा तो मानेंगे कि एलआईसी जैसी कंपनियों के लिए काफ़ी बड़ा गेम चेंजर होगा और एलआईसी की पहुंच गांव-गांव तक है, तो एक हेल्थ इंश्योरेंस को पहुंचाने में एक बहुत बड़ा योगदान एलआईसी कर सकता है। हाँ, वो एकदम गलत फहमी है वो, इसीलिए कि एलआईसी भी कैसा पहुंच सकती है लोगों को थ्रू देयर एजेंट्स। अगर एलआईसी आईआरडीए सिस्टम में ही एजेंट्स, हर एजेंट को 3 कंपनियों को रिप्रेजेंट करने का मौका है। एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी ले सकते हैं, एक जनरल इंश्योरेंस एजेंसी ले सकते हैं और एक स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज का एजेंसी ले सकते हैं। जो भी एलआईसी एजेंट्स जो भी इंटरेस्टेड है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज मार्केट करने का, वो ऑलरेडी हमारे एजेंट्स बन चुके हैं। वो सब भी लाइफ इंश्योरेंस भी करते हैं, वो लाइसेंस भी है और जनरल इंश्योरेंस एजेंसी भी है और स्टैंड अलोन हेल्थ का भी एजेंसी उनके पास है और वो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। सो देर और कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा इसमें। अभी ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जनरल इंश्योरेंस की तरफ इसीलिए देख रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस का, बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस का डिमांड इंडिया में बढ़ रहा है, इसलिए कि हॉस्पिटल रेट्स बढ़ गया, ट्रीटमेंट रेट्स बहुत बढ़ रहा है, आदमियों का लोगों का कंट्रोल से बाहर जा रहा है, तो लोग इंश्योरेंस पे डिपेंडेंट होने लगे। तो अभी इंश्योरेंस का मांग बढ़ रहा है, वो देखते हुए ग्रोथ इधर ज़्यादा है बोल के अभी इस पे उनका नज़र पड़ा है और मांग रहे हैं। बट अभी सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट नहीं है। सप्लाई में तो 25 नॉन लाइफ कंपनीज और 5 स्टैंड अलोन हेल्थ कंपनीज, 30 कंपनीज लगातार हेल्थ इंश्योरेंस भेज रहे हैं। किसी को हेल्थ इंश्योरेंस चाहे तो कहीं भी मिल सकता है। 30 कंपनियां भेज रहे हैं एंड पूरे एजेंसी फोर्स जो भी लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स है वो भी सेल कर सकते हैं, जनरल इंश्योरेंस एजेंसी भी सेल कर सकते हैं और हेल्थ स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भी सेल कर सकते हैं। तो फिर लाइफ इंश्योरेंस का क्या रेशनल है? वाई वो अपने पॉइंट में क्या बोल रहे हैं कि वाई वी शुड बी अलाउड? वो सिर्फ इसीलिए बोल रहे हैं कि इधर हेल्थ इंश्योरेंस का ग्रोथ रेट बढ़ रहा है इंडिया में। हेल्थ इंश्योरेंस इज हेल्थ कॉस्ट आर गोइंग आउट ऑफ रीच ऑफ पीपल एंड पीपल आर बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन हेल्थ इंश्योरेंस। अब उसके कारण हेल्थ इंश्योरेंस का रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ रहा है और वो उसका फुल लाभ उठाने का वो लोगों को भी मौका मांग रहे हैं कि चाह रहे कि हम भी करेंगे। वैसे ही वही डिमांड इधर नॉन लाइफ कंपनियों में भी है। ये लोग भी मांगते हैं कि हमको लाइफ इंश्योरेंस करने का मौका दो। इंडिया में एम्प्लॉय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, रेगुलर इनकम, पीपल का इनकम भी बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, सो लाइफ इंश्योरेंस करने का मौका हमको भी देना चाहिए ना। सो अगर वैसा करें तो द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पोजिट इंश्योरेंस वर्सेस लाइफ एंड जनरल सेपरेशन विल गेट लॉस्ट। सो वो क्यों करें, बहुत कारण है, बिकॉज यू नो दीज आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंश्योरेंसेस, कंप्लायंसेस। आपको लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि लाइफ वालों को हेल्थ इंडेमनिटी हेल्थ की मंजूरी दे दी जाए और जनरल वालों को लाइफ की मंजूरी दे दी जाए? ऐसा वो हमारा मांग है। अगर वैसा करे तो क्या होगा, रेगुलेटर को भी कंपनियों को रेगुलेट करना प्रॉब्लम हो जाएगा।
because it become too complicated, too technical and too complicated, and then becoming regulation will become difficult. And secondly, इंश्योरेंस कंपनियों को भी मैनेज करना भी मुश्किल होगा. तो जिसका जो डोमेन दिया गया उसी डोमेन में ठीक काम करना बहुत ज़रूरी है. हम ये भी बताते हैं कि लाइफ कंपनियों के लिए भी बहुत मौका है अपने बिजनेस करने का, क्रिटिकल इंश्योरेंस करने का. कितने लोग क्रिटिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज बेच रहे हैं? क्रिटिकल वो बहुत कम बेच रहे हैं. वो उनका हेल्थ में करना है तो लेट देम सेल बेनिफिट बेस्ड क्रिटिकल इंश्योरेंस कवर्स. दैट इज व्हाट इज आवर आर्ग्यूमेंट. So we want to remain within our domain of specialized insurance, general insurance and health insurance, indemnity based. Whereas if they want to do health insurance also, let them do it in the critical insurance area, critical insurance, critical benefit based health insurance, which we call as critical health insurance policy. तो वो करने के सर, अब जिस तरह से ये जो रिपोर्ट है आपकी कमेटी के द्वारा सबमिट की गई है, तो आपका क्या मानना है, IRDA कैसे एक मिडवे पाथ ले सकता है जिससे दोनों तरह के जो बॉडीज है उनको अपना अपना पक्ष रखने का मौका मिल जाए? वो तो ऑलरेडी अपने पक्ष रखने के लिए वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे. कमेटी में लाइफ की तरफ से लाइफ साइड के लोग भी थे. लाइफ इंश्योरेंस का कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ऑफ द कमेटी थे. एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी के डायरेक्टर उसका कमेटी चेयरमैन थे. एंड लाइफ मेंबर्स भी, लाइफ से भी मेंबर्स थे और नॉन लाइफ से भी मेंबर्स रहे. और ये सब डिस्कस करके अल्टीमेटली कुछ डिसीजंस लिए और वो IRDA को रिकमेंड ऑलरेडी बेचे थे. और IRDA का डोमेन में है कि क्या डिसीजन ले. वो क्या डिसीजन लेंगे वो तो मैं नहीं बोल सकता है, लेकिन हम तो हमारे पक्ष तो क्लियरली हम बता सकते हैं कि हम कहते हैं कि इससे कोई फ़ायदा इंश्योरेंस इंडस्ट्री को नहीं होने वाला है. और ऑलरेडी कहाँ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कौन किसके कारण ये इंश्योरेंस क्लेम्स बढ़ रहा है, हेल्थ हॉस्पिटल ट्रीटमेंट कॉस्ट बढ़ रहा है, वो सब जानते हैं लोग. अब उसको कंट्रोल करने के लिए आपको मेडिकल सर्विसेज रेगुलेटरी अथॉरिटी चाहिए. वो छोड़कर आप इंश्योरेंस बढ़ते हुए इंश्योरेंस प्रीमियम्स को रोकने के लिए और भी लोगों को लाइसेंसेस दे दें और उनको भी हेल्थ इंश्योरेंस करने लगा दिए, तो देयर विल बी ए कट थ्रोट कॉम्पिटिशन एंड देयर विल बी ए ब्लड बाथ इन द मार्केट. एंड वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए खराब है. एक्चुअली IRDA इज मेंट फॉर ऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री, organized development of the industry. I'm sure they will keep that in their mind while taking a decision in this matter. But at the same time, हम ये कहते हैं कि जिससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला पॉलिसी होल्डर को, तो उस कारण उसे करने से कोई फ़ायदा नहीं है. हम बोलते हैं कि सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट नहीं है. सप्लाई साइड तो 30 कंपनियां ऑलरेडी सेल कर रहे हैं. पूरे एजेंसी फोर्स इंडिया के ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में भी बेच सकते हैं, कर सकते हैं. और लोगों अपने अपने डिमांड, अपने अपने नीड के अनुसार पॉलिसी लेंगे. जस्ट बिकॉज मैं अनाउंस कर रहा हूँ, मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ, तो उसके लिए पॉलिसी नहीं लेंगे ना. अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस का जरूरत आप पहचाने तो आप लेंगे. ऐसा नहीं है कि इंडिया में लोगों को पहचान नहीं है, नहीं कर सकते. सब पहचानते हैं कितना नेसेसिटी है, कितना हम एफर्ट कर सकते हैं, वो लेते हैं. एंड नो इंश्योरेंस कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट. हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी सब ऑलरेडी अंडरराइटिंग में सब लॉस ही है. अब फिर भी हम और भी खोल के सप्लाई साइड बढ़ाने से फ़ायदा और भी कंपटीशन से और भी रेट्स गिर के और भी नुकसान हो सकता है, लेकिन इंश्योरेंस इंडस्ट्री खराब हो जाएगा. मेरा आखिरी सवाल होगा सर, तो अब इसमें जो कब तक आपको लगता है कि फाइनल फैसला हो जाएगा या फिर एक लंबा और प्रक्रिया चलेगी? नहीं, ये तो हम नहीं कर सकते. ये तो बात अभी IRDA पहुंचा है. बात IRDA विल टेक ए कॉल. वेल, दे विल थिंक ओवर ऑल एस्पेक्ट्स. आई एम श्योर दे विल टेक ए कॉल, राइट कॉल. मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू.